गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुकुल धाम में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आपको ये थंबनेल दिख रहा है कि 10th क्लास कंप्लीट सिलेबस, इसका मतलब ये है कि 10th क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको अब ऑफलाइन तो है ही, हम करवा रहे हैं, बट वो चीज़ है हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि सपोज रनिंग क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं जा पाता है, इसलिए वो स्टूडेंट या कोई स्टूडेंट है वो मिस हो जाता है, या कोई स्टूडेंट है वो मिस कर देता है कोई क्लास, तो उस समय क्या होता है कि वो ऑनलाइन घर बैठे अपनी क्लास को वो देख सकता है। और मेरा कोई इरादा नहीं था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने का, लेकिन अब डिजिटल होने के कारण कोशिश ये कर रहे हैं हम कि ऑफलाइन तो चल रहे हैं, हमारे कोर्सेज ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, बट ऑफलाइन के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, वो हम क्या है कि ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा दें। तो क्या क्या करवाएंगे ऑनलाइन में? हम क्या क्या करवाएंगे? तो ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में सारी क्लासें होती हैं, जो ऑफलाइन में कोचिंग में जो सारी क्लासें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम करवाएंगे। ऑफलाइन में जितनी भी क्लास होती हैं, ऑफलाइन में जितनी भी क्लास होती हैं वो सारी करवाएंगे। क्या क्या करवाएंगे आप पूछोगे, सर क्या क्या करवाओगे? तो ऑफलाइन में क्या करवा रहे हैं? ऑफलाइन आपको करवा रहे हैं मीन्स आपकी ग्रामर है, आपकी ग्रामर है, ग्रामर हो गई आपकी। उसके बाद में आपकी बुक लग रही हैं, आप कहोगे सर कितनी बुक लग रही हैं? जो भी आपकी फर्स्ट फ्लाइट है या कोई अदर बुक लग रही है वो बुक है, पोएम की पोएम हैं, चैप्टर हैं, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम क्या है कि जो ऑफलाइन करवा रहे हैं, जो ऑफलाइन करवा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं हम रिकॉर्ड करके या ऑनलाइन डायरेक्ट जुड़ के आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो हैं आपको हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। सपोज आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, कहीं भी आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो और वहाँ सपोज करो आप एक इंग्लिश का करना है आपको, और आई थिंक आप 1000 रुपये पे कर रहे हो। कितना रुपया पे कर रहे हो? 1000 रुपया पे कर रहे हो। और कब का कर रहे हो? ये पर मंथ का कर रहे हो। किसका कर रहे हो? पर मंथ का आप पे कर रहे हो। यदि आप कंप्लीट सिलेबस, क्या यदि आप कंप्लीट सिलेबस यदि करोगे ऑफलाइन के अकॉर्डिंग, आप करोगे क्या करोगे? ऑफलाइन के अकॉर्डिंग यदि कंप्लीट सिलेबस करोगे, एटलीस्ट मिनिमम आपको 3 मंथ या आपको 4 मंथ लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 3 मंथ या 4 मंथ आपको लग जाएंगे। मतलब 1000 के अकॉर्डिंग आपको कितना पे करना पड़ेगा? 4000 रुपये पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 4000 पे करना पड़ेगा। यदि यही चीज़ आपको, क्या यदि यही चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाए आपको, यदि मतलब इसको 300 या 400, 300 या 400 या 500 में यदि पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंटेंट है, पूरा मतलब ग्रामर के टॉपिक हैं, आरबीसी और सीबीएसई, क्या आरबीएसई एंड सीबीएसई आरबीएसई एंड सीबीएसई, ये दोनों के जो कंटेक्ट हैं वो यदि आपको ऑनलाइन मिल जाए आपको, और घर बैठे आप आराम से पढ़ सकते हो। और कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि सर हमें तो सुशील सर के पास ही पढ़ना है, ऐसे सोचते हैं। या कुछ कहते हैं कि फेस वैल्यू होती है मार्केट में भी, कुछ कहते हैं कि भी हम उन सर के पास पढ़ना है, कुछ कह रहे हैं कि भी सुशील सर के पास पढ़ना है। तो आपको वो चीज़ यदि ऑनलाइन मिल जाए, ऑफलाइन तो ले रहे हो, लेकिन आप ऑफलाइन भी आपको एकदम से नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाए, तो इट इज़ बेटर फॉर थिंग, ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसलिए यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन क्लासेज हमने स्टार्ट नहीं की, इसलिए ये फर्स्ट क्लास है। इसमें आपको इंट्रो करना चाह रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि आरबीएसई और सीबीएसई, क्या आरबीएसई
और सीबीएसई का कंप्लीट जो सिलेबस है, आरबीएसई और सीबीएसई का जो कंप्लीट सिलेबस है, कौन सी क्लास का, 10th क्लास का जो सिलेबस है पूरा का पूरा आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। सपोज आपने एक दिन क्लास मिस कर दी, या उस क्लास में आए नहीं, या वो चीज़ आपके समझ में नहीं आई, तो आप क्या करोगे, या तो सर के पास दोबारा आओगे, या आप और कोई दूसरा रास्ता अपनाओगे। इसलिए यदि मेरी रिकॉर्डेड क्लास हैं या आपकी ऑनलाइन जैसे कभी लाइव जाके पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्ड हो जाएगी तो क्या होगा, आपको कभी समझ में नहीं आई, सपोज आपको समझ में नहीं आई वो चीज़, 10th का जैसे कोई टॉपिक है, आपको टेंस माना आपने, ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप दोबारा गए, ऐप में गए, जो गुरुकुल धाम का ऐप है वहाँ गए, ओपन किया, जो क्लास है 1 नंबर 2 नंबर क्लास देखी, और देखते ही आपने वहाँ क्या वापस से स्टार्ट कर दिया। इसलिए हम इसको, यही इंट्रो था आपका आज का, कि ऑनलाइन में आपको क्या क्या मिलेगा। ऑनलाइन में क्या मिलेगा आपको, एक तो आपकी जितनी भी ग्रामर के टॉपिक हैं, क्या मिलेगा, ग्रामर के टॉपिक हैं 10th के जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, वेदर इट इज आरबीएसई, वेदर इट इज सीबीएसई, दोनों क्लास से कोई से भी टॉपिक हैं, ग्रामर के टॉपिक हैं। सपोज आपके आरबीएसई में टेंस लग रहा है, एक्टिव स्पेसियोस लग रहा है, नरेशन लग रहा है, जितने भी टॉपिक है। सीबीएसई में जैसे एरर लग रहा है, गैप फिलिंग लग रहा है, डिटरमिनर लग रहा है, या कोई टॉपिक यदि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यदि लग रहा है तो वो टॉपिक है। ऐसे करके सारा का सारा जो सिलेबस है वो हम आपको कहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाएंगे। अब दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या बताना चाह रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन इसमें एक मेन चीज़ है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ, एक मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ है, देखो बोर्ड पे कि स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट है, क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है कि उनका सेल्फ राइटिंग है, क्या है, सेल्फ राइटिंग है, वो क्या रहता है, एकदम से जीरो रहता है। क्या रहता है, एकदम से जीरो रहता है। ये पता है आपको, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड क्लासेज, दैट टाइम यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ राइटिंग, अदरवाइज यू कांट गेट गुड मार्क्स। डू यू नो क्या, कि यदि आपका सेल्फ राइटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी हिंदी में दिमाग में आ रही है, उस चीज़ को आप मेंटेन कर सको इंग्लिश में, माइंड में जो विचार चल रहे हैं उसको कन्वर्ट कर सको आप इंग्लिश में, वो भी क्या एकदम से सिंपल तरीके से, क्या एकदम से सिंपल तरीके से आप कर सको, विदाउट एरर की, क्या विदाउट एरर की। आपको जैसे कि पता है, क्या पता है आपको, यदि पता है तो 10th जो आरबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई जो बोर्ड है उसमें जो आंसर शीट चेक होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो एक तो बुक की लैंग्वेज होती है, बुक की लैंग्वेज होती है, क्या होती है, एक तो बुक की लैंग्वेज होती है, एक आपकी सेल्फ जो लैंग्वेज होती है, सेल्फ राइटिंग होती है। दोनों में से यदि इफ वी विल कंपेयर, यदि हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में से जो आपकी सेल्फ राइटिंग है, इसके अंदर आपके जो मार्क्स है, यू विल गेट मोर मार्क्स, इसमें आप ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि जो सेल्फ राइटिंग है उसमें कोई भी चीज़ होती है अपन मेंटेन करके उसमें लिख देते हैं, या इसमें क्या होता है, सेल्फ राइटिंग में अपनी कोई भी स्ट्रक्चर होती है उसमें एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। क्या रहते हैं, एरर होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए सेल्फ राइटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। जैसे कि मैं ये क्लासें ऑफलाइन में जैसे क्लास लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑफलाइन में जितने भी क्लास लेते हैं उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें ये बताते हैं आपको कि बेटा आपको सेल्फ राइटिंग उस पर काम करना है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं उनको क्या है कि सब कुछ आता है, लेकिन कभी न कभी क्या कर देते हैं, वो एरर करते हैं। क्या एरर करते हैं, कभी EJMR का एरर कर दिया, कभी वॉजवर का एरर कर दिया, ऐसे एरर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी व्हेन एग्जामिनर विल
examiner will check the answer sheet, that time you will have to face many problem. एग्जाम में क्या होता है कि आपकी मार्किंग होती है, अलग अलग मार्किंग होती है। यदि आप लेटर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, यदि आप लेटर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो उसमें ये नहीं है कि आपको बिल्कुल बीच में से ही थोड़ा बहुत भी यदि नहीं आ रहा है तो पूरा का पूरा लेटर गलत हो जाएगा। यदि आप ऊपर वाला नहीं आ रहा है, बीच वाला आ रहा है, तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। या आप कैसे मान सकते हो, कुछ न कुछ आ रहा है तो उसके मार्क्स होते हैं। कैसे होते हैं, मार्क्स होते हैं। जैसे इसके मार्क्स ऐसे होते हैं, 12th में जैसे आपका एक लेटर आता है या 10th में आता है, उसमें क्या होता है, 1, 3 और 1, ये मार्क्स होते हैं। ये मार्क्स होते हैं आपके, जैसे एरर हो गया, एरर हुआ, एक्यूरेसी हो गया, इसके ये जो मार्क्स होते हैं वो फ्लुएंसी के होते हैं। किसके होते हैं, फ्लुएंसी के मार्क्स होते हैं। और ये मार्क्स, जैसे एक मार्क्स हो गया कि एरर का मार्क्स होता है कि एरर कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। और ये जो मार्क्स होते हैं वो एक्सप्लेन का रहता है कि मैटर क्या लिखा है, एक्सप्लेन का रहता है कि मैटर ने क्या लिखा है। इसलिए आपको यदि सेल्फ राइटिंग सही है आपकी, यदि सेल्फ राइटिंग सही है, तो इसमें जो मैटर में कुछ लिखोगे ना अपना, वो तो कम से कम आप लिख सकते हो। और लिख सकते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स आउट ऑफ 5 मार्क्स। यदि आपको ये लिखा है तो 2 में से लगभग 3 में से यदि 2.5, 2 कुछ न कुछ नंबर आपको मिलेगा। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। यही मेरा इंट्रो था आज का। और उसके बाद हम टॉपिक पे चलते हैं कि क्या अपन आज का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्या स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। आज मैं कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा, ओनली बेसिक बता रहा हूँ मैं। ओनली जैसे मैं क्लास में बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट जितने भी सामने बैठते हैं तो वो ये पूछते हैं कि सर टॉपिक स्टार्ट करो। मैं स्टूडेंट को पूछता हूँ, क्या स्टूडेंट्स आप बताओ कि कौन सा टॉपिक हमें स्टार्ट करना चाहिए, विच टॉपिक वी शुड स्टार्ट टुडे। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर एज यू विश, आप यू कैन स्टार्ट, आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन मैं स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि पहले आप बताओ, आपका मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज आप कहोगे सर ये तो आप रट के आए हो, घर से रट के आए हो और आपने यहाँ पढ़ा दिया। इसलिए मैं क्वेश्चन बच्चों से करता हूँ। तो आज मैं 10th का कोई भी टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं करूँगा, कोई भी टॉपिक है 10th का स्टार्ट नहीं करूँगा। लेकिन आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा, बेसिक चीज़ बताऊँगा जिससे आप सोचोगे कि रियल में ये चीज़ तो बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या चीज़ बताऊँगा, देखो 10th क्लास में यदि आपको इफ़ यू, ये चीज़ देखना, इफ़ यू वांट टू गेट आउट मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम, यदि आप एग्जाम में आउट मार्क्स 100 में से 100 लाना चाह रहे हो, वो चीज़ मैं बताना जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आउट कैसे अपन प्राप्त कर सकते हैं। आप कहोगे सर 100 में से 100 ही कोई नंबर आते हैं, कोई लिटरेचर पार्ट में आते हैं, ऑफ कोर्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई चीज़ है वो इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है इम्पॉसिबल, ये चीज़ देखिए हमने। अभी जो 10th का रिजल्ट है, अभी जो 10th का रिजल्ट आरबीएससी का डिक्लेयर हुआ है, 10th का आरबीएससी का रिजल्ट ये डिक्लेयर हुआ। कल की क्लास में या डे आफ्टर टुमारो क्लास में आपको मार्कशीट दिखाऊंगा कि उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 98, 97, 96। ये स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट है, इंग्लिश में स्कोर कर रहे हैं। आप कहोगे सर ये 100 में 100 डेफिनेट आ सकते हैं। उनको जो तरीका बताया है, इनको जो तरीका बताया 98, 97, 99, इनको जो तरीका बताया यही तरीका मैं आपके साथ बताना चाहूँगा। और अभी ऑफलाइन की जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं हम, ऑफलाइन में ये चीज़ भी बताते हैं हम। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इंग्लिश में अभी 10th का रिजल्ट है, काफ़ी स्टूडेंट है उन्होंने क्या है 97 मार्क्स 97% प्राप्त किए, लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में वो लगभग 82 तक रह गए। तो यहाँ वो मार्क आ गए, क्या करके यहाँ वो मार्क आ गए। इसलिए आपको क्या करना है, करना क्या है, आपको करना ये चीज़ है आपको कि आपको सेल्फ राइटिंग है उस पर थोड़ा सा वर्क करना है। आप कहोगे सर सेल्फ राइटिंग के लिए क्या करना, आप आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ। आपकी क्लास में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या है कि एकदम से 0 आता है एकदम से। अभी 2-3 दिन क्लास से पहले क्लास हुई थी, उसमें एक स्टूडेंट था, 10th का स्टूडेंट था। उसको ये मेरे इंस्टीट्यूट में आया, आने के बाद में उसने कहा कि सर मैं 10th की कोचिंग करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा करो, ऑफ कोर्स वेलकम। तो स्टार्टिंग में आते ही कि मैंने देखा, मैंने सोचा मैं
10th का जब स्टूडेंट है कुछ न कुछ डेफिनेट आ रहा है, मैं क्यों स्टार्ट करूँगा। जब देखा तो उसको ए से जेड तक अल्फ़ाबेट नहीं आ रहे थे, तो आप कहाँ इमेजिन करोगे वो 10th में बढ़िया मार्क्स ले लेगा। ऐसे नहीं, मतलब स्टूडेंट जो लगभग 85 या 90% अबू कर रहे हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम? जो लिखने की शैली है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपन उसी पे आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन ने। यही जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश के अंदर क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश के अंदर है क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्ट्रक्चर्स के माध्यम से क्या है कि अपन ने अपना जितना भी मैटर होता है इंग्लिश में, क्या क्या मैटर है, जो जैसे आपकी शॉर्ट राइटिंग है, शॉर्ट राइटिंग है, आपका लेटर है, क्या है, आपका लेटर है, आपका नोटिस आ गया, सीबीएसई में आ गया, या ईमेल आ गया, या 12th में रिपोर्ट आ गया, या ईमेल राइटिंग आ गया, ये चीज़ें आ गई आपकी। तो उसमें क्या है कि अपन को लिखना तो कम से कम आना चाहिए ना, लिखना अपन को आना चाहिए ना, कि भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन। तो लिखने के लिए अपन को ये स्ट्रक्चर्स आवश्यकता होती है। कैसे? यदि स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आप कर रहे हो ना, जितने भी सेंटेंस है उस स्ट्रक्चर के माध्यम से कर रहे हो, तो डेफिनेटली एरर होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपने स्ट्रक्चर रहती है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें यदि यूज कर रहे हो तो ये स्ट्रक्चर अपनी क्या होती है, काम आती है। अब ये स्ट्रक्चर तो चलो सबको पता है, ये तो पता है, सबको पता है, लेकिन अपन करते क्या है कि ये स्ट्रक्चर से कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये चीज़ है बीच में से गायब कर देते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब गायब कर दिया आपने, ये गायब कर दी, आई टीचिंग इंग्लिश, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर अपनी क्या होगी, गलत होगी। तो यही चीज़ मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। देखो, अब अभी से अपनी क्लास है वो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आपका इज एम आर। मैं ये पूछूं कि इज एम आर की कितनी स्ट्रक्चर होती हैं, कितनी जगह अपन काम में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट का जवाब आता है सर, एक तो अपन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ काम में ले सकते हैं। कहाँ काम में ले सकते हैं? इज एम आर सब्जेक्ट, इज एम आर ऑब्जेक्ट, एक तो यहाँ काम में ले सकते हैं। सपोज आपने बनाया माई फादर इज ए डॉक्टर, ये बनाया, सेंटेंस बनाया आपने, माई फादर इज ए डॉक्टर। सेकेंड पूछा है कि और आप कहाँ काम में ले सकते हो, तो स्टूडेंट का जवाब आया कि सर हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ काम में ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, यहाँ काम में ले सकते हो आप, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर में कर सकते हो आप। सेंटेंस कैसे बनाओगे? माई फादर इज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, दो स्ट्रक्चर होगी। मैंने पूछा और स्ट्रक्चर आप कहाँ कौन सी काम में ले सकते हो, कि सर दो ही पता है हमें, तो दो नहीं होती है स्ट्रक्चर इनकी और भी होती हैं। यदि अपन सेल्फ राइटिंग लिख रहे हैं उसमें अपन इज एम आर की जो स्ट्रक्चर्स हैं और भी अपन काम में ले सकते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर? देखो, आपकी सब्जेक्ट प्लस
is am are plus about to plus वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अबाउट टू वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ? यदि अपन इस स्ट्रक्चर को कब काम में लेंगे? यदि अपन हिंदी में अपने दिमाग में सेंटेंस चल रहे हैं। कौन से सेंटेंस चल रहे हैं? हिंदी में अपने ये सेंटेंस चल रहा है कि कोई काम, क्या? कोई कार्य होने वाला है। कोई कार्य होने वाला है। मैंने कहा कि बारिश आने वाली है, सर क्लास में आने वाले हैं, मैं घर जाने वाला हूँ, छुट्टी होने वाली है। ये टेंस कौन सा लोगे? तो आप कहोगे सर ये टेंस तो प्रेजेंट सिंपल है। हाँ प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर काम कौन सी लोगे? तो बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि स्ट्रक्चर है ये काम में लेंगे अपन। कौन सी लेंगे? जैसे मैंने कहा कि मैं घर जाने वाला हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ, तो ये स्ट्रक्चर काम में लेनी है अपन को। क्या लेनी है? ये स्ट्रक्चर अपन को काम में लेनी है। इसमें कैसे? देखो, मैं घर जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल, या होम या हाउस। मैं घर जाने वाला हूँ, बारिश होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू रेन, इट इज़ अबाउट टू रेन, इट इज़ अबाउट टू रेन। ओके, तो ये नेक्स्ट यदि स्ट्रक्चर अपन काम में लें, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर अपनी इस एम आर की हो गई। और भी स्ट्रक्चर यदि आपको आ रही हैं तो आप बता सकते हो। एनी स्टूडेंट नो इज एम आर स्ट्रक्चर? ओके, यदि आपको नहीं आ रही है तो मैं बता देता हूँ। देखो, तीन स्ट्रक्चर बताइए आपको। पहली स्ट्रक्चर बताइए आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी स्ट्रक्चर बताइए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट। तीसरी स्ट्रक्चर बताइए आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले का मतलब होता है किसी चीज का होना। मैंने कहा कि आई एम ए बॉय, किसी चीज का होना। दूसरा कहा मैंने आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तीसरा कहा मैंने मैं घर जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू होम, मैं घर जाने वाला हूँ। ये सेंटेंस बनाया। अब यदि इसमें अपन तीसरी स्ट्रक्चर यदि और स्ट्रक्चर इसमें से अपन करनी चाहें तो हो सकती है। कौन सी हो सकती है? देखो, एक स्ट्रक्चर अपन ये काम में ले सकते हैं कि कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम कर, जैसे मैंने कहा सेंटेंस में कहा कि भारत को कोविड-19 के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहा मैंने? इंडिया को कोविड-19 के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें स्ट्रक्चर कौन सी लगाएंगे अपन? स्ट्रक्चर ये लगाएंगे अपन यदि अपन को ध्यान में है कि कोई काम करना पड़ रहा है। क्या? कोई काम करना पड़ रहा है, तो अपन स्ट्रक्चर कौन सी लगाएंगे? तो बेटे अपन स्ट्रक्चर लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप कह रहे थे कि भाई अपन सेल्फ राइटिंग क्या काम आती है, कैसे काम आती है? ऐसे काम आती है यदि बड़ा सेंटेंस आपका कि भारत को कोविड-19 के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अपन ये सेंटेंस अपने दिमाग में आया तो अब बनाएंगे, टेंस में ले जाएंगे। तो कौन से में ले जाएंगे अपन? करना पड़ रहा है। यदि रहा है तब तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाएगा आपका, लेकिन करना पड़ रहा है तो आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। सेंटेंस कैसे बनेगा कि इंडिया इज हैविंग टू फेस many problems due to COVID-19।
सेंटेंस बन गया अपना। ये सेंटेंस हुआ अपना कि भारत को कोविड-19 के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप ये कहो कि भारत को गरीबी के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहोगे? आप कह दोगे इंडिया इज हैविंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू पॉवर्टी, ये कह दोगे। और यदि इसमें ये कहो कि भारत को करप्शन के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या भारत को करप्शन के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कह दोगे इंडिया इज हैविंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू करप्शन। स्ट्रक्चर एक है अपनी, क्या है? स्ट्रक्चर एक है अपनी। स्ट्रक्चर कौन सी है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर अपने पास एक है, लेकिन सेंटेंस कितने बन गए अपने? यदि अपन को इफ यू विल नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस, दैट टाइम वी कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंस। ये होता है सेल्फ राइटिंग, ये होता है स्ट्रक्चर की पावर। एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आपने वर्ड लिखा। क्या वर्ड लिखा? आपने लिखा कोविड-19। क्या लिखा? कोविड आपने लिखा, कोविड-19 लिखा, एक लिखा वर्ड। दूसरा वर्ड लिखा आपने पॉवर्टी लिखा। क्या लिखा? पॉवर्टी लिखा। तीसरा वर्ड लिखा आपने करप्शन लिखा, CORRUPTION करप्शन लिखा। चौथा लिखा अनएम्प्लॉयमेंट लिखा। पांचवा लिखा पोल्यूशन लिखा। छठा लिखा आपने पॉपुलेशन लिखा। क्या लिखा? पॉपुलेशन लिखा। ये वर्ड लिखे आपने। क्या लिखे? ये वर्ड लिखे आपने। काफी वर्ड लिखे यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि वर्ड लॉट ऑफ हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अपनी एक है। इसके माध्यम से अपनी सारी जो सेंटेंस हैं इस स्ट्रक्चर में फॉर्मेट कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं। कैसे? आप पूछोगे सर कैसे बना सकते हैं? जैसे मैंने पहला सेंटेंस था कि कोविड-19 के कारण भारत को अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अपन इंडिया इज हैविंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू कोविड-19। सेकंड है पॉवर्टी, भारत को पॉवर्टी के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बोल दोगे कि इंडिया इज हैविंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू पॉवर्टी। आपको ये बनाना है कि इंडिया को करप्शन के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बना दोगे इंडिया इज हैविंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू करप्शन। आपने कहा कि भारत में पोल्यूशन बहुत है सर, और भारत को पोल्यूशन के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या कह दोगे आप? इंडिया इज हैविंग टू फेस ए मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू पोल्यूशन। यदि आप कहोगे कि पॉपुलेशन, सर इंडिया की पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम, तो आप कहोगे कि भारत को पॉपुलेशन के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दैट टाइम यू विल टेल अबाउट दिस इंडिया इज हैविंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन। तो मतलब स्ट्रक्चर की पावर है एक। स्ट्रक्चर आपने एक याद की, लेकिन आपको यदि एग्जाम में आपके इस प्रकार के सेंटेंस पैराग्राफ राइटिंग में बनाने आ गए, तो डेफिनेटली आपको एरर होने की कोई चांस ही नहीं रहते हैं आपके। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर आपके पास है, सीधा आपने लगाया, सब्जेक्ट लगाया, इज एम आर में से लगाया, हैविंग टू लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया, आपकी क्या बन गई? स्ट्रक्चर बन गई और सेंटेंस बन गया। और ये वर्ड आपके कितने भी वर्ड हो सकते हैं आपने कोविड-19, पॉवर्टी, करप्शन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, और भी आप जो काफ़ी वर्ड हैं वो आप काम में इनमें ले सकते हो स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो अपने ये स्ट्रक्चर एक एग्जाम्पल बताया आपको मैंने स्ट्रक्चर का, कि ये अपन इस प्रकार काम में ले सकते हैं। दूसरी जो स्ट्रक्चर है उसकी ओर मूव ऑन करते हैं अपन। ये वैसे टॉपिक नहीं है अपने, ये सेल्फ राइटिंग के पार्ट है कि इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, दैट टाइम यू विल हैव टू फेस दिस स्ट्रक्चर इन योर राइटिंग फेज। यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इसमें आपको ये चीज़ें हैं अपने आप में डालनी पड़ेगी। कैसे? आगे अपन और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैज टू
हैव टू, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्यों लिखा मैंने? ये इसलिए लिखा, क्या होता है हैज नाम आते ही, हैज नाम आते ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये काम नहीं करना है अपन को। हैज टू सब्जेक्ट, हैज टू हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है। क्या होता है? कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मुझे घर का काम करना पड़ता है, मुझे मेरा SW खुद करना पड़ता है, या मुझे स्कूल डेली जाना पड़ता है, मुझे मेरा काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू माई वर्क, माई SW। आपने कहा मुझे डेली मार्केट जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट डेली, मार्केट दिल्ली। आपने कहा कि मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अपने सब्जेक्ट प्लस हैज टू एंड हैव टू, हैज टू एंड हैव टू, वी फर्स्ट मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ओबी का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। तो यदि अपन को कोई स्ट्रक्चर काम लेनी है, हिंदी में सेंटेंस अपने दिमाग में आ रहे हैं, कोई काम करना पड़ता है, तो उस समय अपन हैज टू हैव टू के माध्यम से ये सेंटेंस अपने मैक कर सकते हैं, ये सेंटेंस अपने बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग बात करें, ये तो है कोई काम करना पड़ता है। यदि आप कहोगे सर मुझे तो अब नहीं कहना है, मुझे ये कहना है मुझे कोई काम करना पड़ता था, मुझे कोई काम करना पड़ता था, मुझे कोई काम करना पड़ता था, ये बात कहनी है मेरे को। तो कैसे कहेंगे? करना कुछ नहीं है, हैज टू हैव टू को पास में ले जाना है आपको, कि सब्जेक्ट प्लस हैड टू वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे कोई काम करना पड़ता था, मुझे लास्ट ईयर सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता था, आई हैड टू ये लगाना अपन को। यदि आप कहो कि मुझे लास्ट ईयर ये काम करना पड़ता था, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, तो आप क्या लगा दोगे? हैड टू लगा दोगे। आई हैव टू सब्जेक्ट, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दोगे। यदि ये बात आपकी होगी पास्ट की होगी, ये हो गई आपकी प्रेजेंट की होगी। यदि आप कहो कि सर मुझे तो ये नहीं कहना, मुझे ये कहना है कि कोई काम करना पड़ेगा, ये बात बोलनी है मेरे को, तो कैसे बोलेंगे सर? तो इसका भी अपने पास क्या है कि कोई न कोई इलाज है। क्या इलाज है? देखो, अपन स्ट्रक्चर में लेंगे कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। जैसे इसमें अपन सेंटेंस स्ट्रक्चर ले लेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव टू, विल हैव टू, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई काम करना पड़ेगा तो अपन क्या ले लेंगे? फ्यूचर में ले लेंगे, और फ्यूचर में ले लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके और इसके अकॉर्डिंग बना देंगे। जैसे मैंने कहा है कि मुझे घर जाना पड़ेगा, सेंटेंस। अब आप पैराग्राफ में यदि कोई सेंटेंस बना रहे हो, ये पैराग्राफ लिख रहे हो और सेंटेंस बना रहे हो, तो आप कहना चाह रहे हो कि भारत को अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप इसमें पैराग्राफ में लिख रहे हो कि इंडिया विल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू कोविड-19, आप कहोगे मुझे घर जाना पड़ेगा सर, तो आई विल हैव टू गो टू होम। आप कहोगे सर मुझे आज ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए आप कह सकते हो आई विल हैव टू स्टडी टू मच या मोर बिकॉज टुमारो माई एग्ज़ाम विल बी हेल्ड। मेरा एग्ज़ाम में है, तुम्हारा इसमें एग्ज़ाम, ऐसे भी बोल सकते हो। तो आपकी तीन स्ट्रक्चर साथ में काम आ रही है। कौन कौन सी? एक काम में आ रही है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू एंड हैव टू। सेकेंड स्ट्रक्चर काम में आ रही है सब्जेक्ट प्लस हैड टू, कोई काम करना पड़ता था। और तीसरा यदि कोई काम करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर भी अपनी काम में आ रही है। अब अपन आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की यदि बात करें, दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें, कोई काम
ये 3 स्ट्रक्चर अपनी हुई है। कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता था और कोई काम करना पड़ेगा। ये कब काम में आएंगी? आप कहोगे सर ये क्यों करवा रहे हो, कब काम आएंगी? ये जब भी आप पैराग्राफ लिखोगे ना, जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखोगे, क्या लिखोगे? जब भी आप कोई पैरा लिखोगे उसमें आपको काम आएगी। जैसे आपका आ गया कोविड-19 ही आ गया, पैराग्राफ आ गया, क्या आ गया? कोविड-19 ही पैराग्राफ आ गया आपका। तो क्या हो, आपने लिखा पहला सेंटेंस लिखा कि भारत को कोविड-19 के कारण अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये सेंटेंस लिखा आपने। तो ये पहले स्ट्रक्चर मैंने करवा दी, इज एम आर हैविंग टू बी, कोई काम करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले सीधा लिख लेंगे कि इंडिया इज हैविंग टू फेस many problems due to COVID-19। ये स्ट्रक्चर बन गई अपनी। कैसे बने? ये काम आ गई अपनी, ये अपने दिमाग में आया कि कोई काम करना पड़ रहा है, उसमें अपन कौन सी स्ट्रक्चर काम में लेंगे? तो सीधा का सीधा दिमाग में गई कि कोई काम करना पड़ रहा है, तो मतलब अपन हैविंग टू वाली स्ट्रक्चर काम में लेनी है। कौन सी स्ट्रक्चर काम में लेनी है? हैविंग टू वाली स्ट्रक्चर अपन को काम में लेनी है। अब अपन ने लिखा कि इज एम आर हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ हो गया सब्जेक्ट इज एम आर ने लगा दिया, हैविंग टू लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और अपन जो अदर ऑब्जेक्ट है या आपका कोई कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब फ्रेज जो भी है वो आगे अपने लगा सकते हैं। अब जैसे आपने कोविड-19 का पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया, आपने लिखा कि इंडिया को अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये वर्ड लिखा। इसके बाद में यदि आपको लिखना है कि यदि कोविड-19 ऐसे ही रहा या ऐसे ही बढ़ता रहा, कोविड-19 इज इंक्रीजिंग डे बाय डे लाइक दिस, तो भारत को अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक सेंटेंस था पहला, करना पड़ रहा है। पहला क्या था? इसका था करना पड़ रहा है। एक तो सेंटेंस ये करना पड़ रहा है। अब आपने बोला कि कोई काम करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे शैल हैव टू, विल हैव टू, इसमें लोगे आप विल हैव टू। जैसे आपने कहा इंडिया को अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो लिख दोगे इंडिया will have to face many critical problems due to COVID-19। इसके कारण अपन को अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, यदि स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में ये बात बोली थी, यदि आपको इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स या आउट ऑफ आउट मार्क्स, दैट टाइम आपका जो स्ट्रक्चर मेथड है, आपको जो सेल्फ राइटिंग है उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर का क्या रहता है आपका? स्ट्रक्चर्स का ये रहता है आपका कि लगभग आपकी, यदि आप इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो इनमें ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, आपके लगभग 45 या 50 स्ट्रक्चर्स यदि नॉर्मल अपन को आ रही हैं, तो आप अपना ये वोकब है या आपको जो लिखने की शैली है उसको इजी से क्या है कि आप कर पाओगे। तो स्ट्रक्चर अपनी लगभग 3 या 4 स्ट्रक्चर अपने की है। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। ये स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूँ पता है क्या आपको? ये स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जैसे मैंने 12th की सीबीएसई की कॉपी चेक की। किसी कॉपी चेक की? 12th की सीबीएसई की कॉपी चेक की मैंने। जो अभी 12th का रिजल्ट आया ना, सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय की जो कॉपी है, और सीबीएसई आप उसको, जिसको सीबीएसई बोर्ड बोलते हो, सीबीएसई बोर्ड बोलते हो जिसको, उसकी मैंने कॉपी चेक की। और उसमें देखो हमने क्या मतलब कैसे चेक होती है कॉपी। आप सोचते हो कि अपन ने बुक वाली लैंग्वेज लिख दी तो क्या नंबर मिल जाएंगी, आप सोचते हो कि अपने खुद वाला लिखते हैं तो क्या नंबर मिल जाएंगे। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उसमें ये होता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये होती है, यदि मार्क्स आपको ज़्यादा मार्क्स, यदि इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स,
तो आपको उसमें सेल्फ राइटिंग में काम करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग से टॉपिक ले रहा हूं मैं कि सेल्फ राइटिंग सेल्फ राइटिंग सेल्फ राइटिंग, इसीलिए ले रहा हूं मैं कि सेल्फ राइटिंग मतलब खुद के विचार आप यदि प्रेजेंट करोगे तो उसमें नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो हम ये जो अभी 12th की कॉपी चेक कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि यदि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें जैसे नोटिस आ गया तो उसमें डेट पूछा है, डेट पूछी है और डे पूछा है और टाइम पूछा है या प्लेस पूछा है, ये चीज़ें 3-4 चीज़ें होती हैं। तो आपका क्या होता है कि यदि आपने नोटिस लिखा, आपने डेट लिख दी, डे लिख दिया, टाइम लिख दिया, प्लेस लिख दिया, वो थोड़ा बहुत कोई फॉर्मेट बना के अब सेल्फ राइटिंग से आपने खुद लिख दिया, तो यहाँ नंबर आने की, स्कोरिंग करने की आपके चांस रहते हैं। क्यों रहता है कि ये रहता है अपना 1 3 1 इस प्रकार, फॉर्मेट का 1 नंबर हो गया, एक्यूरेसी का और एरर वाला 1 नंबर हो गया, ये मीटर का हो गया, तो आपके 4 या 5 नंबर आने के चांसेस रहते हैं अपने यहाँ पर। ये इसीलिए मैं क्या है कि सेल्फ राइटिंग बोल रहा हूँ। अब अपन इसके बाद में अपन 3 या 4 स्ट्रक्चर कर ली। अब जो नेक्स्ट कौन कौन सी स्ट्रक्चर कर ली एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं अपन। आपने देखो इज एम आर क्या कर लिया, अपने इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रक्चर ये कर ली। दूसरी आपने इज एम आर आई एन जी कर ली, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये कर ली। उसके बाद में अपन ने एक हैज़ टू एंड हैव टू भी कर ली, हैज़ टू एंड हैव टू प्लस वी फर्स्ट, ये भी कर ली। एक आपका हैड टू कर ली, हैड टू कर ली। उसके बाद में एक आपकी सेल हैव टू विल हैव टू, ये कर ली, ये चीज़ कर ली। तो ये स्ट्रक्चर, और भी इसमें एक अबाउट टू की स्ट्रक्चर कर ली, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर कर लिए अपन ने। ये लगभग 5 या 6 स्ट्रक्चर किए, इनके माध्यम से अपन जो सेंटेंस है, पैराग्राफ हो, किसी में हो, लेटर हो या स्टोरी हो, किसी में भी ये स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन सेंटेंस से बना सकते हैं। अब इसके साथ जैसे ये तो कहा मैंने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में क्या कहा कि कोई काम होने वाला है, मैंने कहा कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, मैं क्लास में आने वाला हूँ, सर क्लास में आने वाले हैं, प्रिंसिपल सर क्लास में आने वाले हैं, प्रिंसिपल सर इज अबाउट टू कम इन द क्लास। यदि आप कहो कि मैं उस शादी में जाने वाला था, मैं उस शादी में जाने वाला था लेकिन ना किसी कारणवश नहीं जा सका, तो आप कैसे कहोगे? तो आपको जाने वाला था तो मतलब आपको पास्ट लेना पड़ेगा, था का मतलब हो गया पास्ट हो गया, और पास्ट हो गया तो आपका इज एम आर का तो कोई चांस ही नहीं होता है, तो इज एम आर की जगह क्या लगा दोगे? इतना ही करना आपको, इज एम आर की जगह क्या लगाना है आपको? वॉज वर लगाना है। क्या लगाना है? यहाँ जो इज एम आर आ रहा है उसकी जगह क्या लगाना है? वॉज एंड वर। क्या लगाना है? वॉज एंड वर लगाना है। कैसे बनाओगे? मैंने कहा मैं शादी में जाने वाला था, मैं शादी में जाने वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू गो टू मैरिज या गो टू इन द प्रोग्राम या गो टू इन द बर्थडे पार्टी। में जाने वाला था लेकिन मैं नहीं जा सका। दो सेंटेंस होते हैं देखो, कि एक तो होता है मैं जाने वाला था नहीं जा सका, एक होता है नहीं गया था। एक क्या होता है? नहीं गया था। एक तो सेंटेंस होता है आपका नहीं गया था, यहां ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। एक तो होता है आप नहीं गया था, नहीं गया था, तो इसका होगा सीधा हो गया डिड नॉट में, नहीं गया था। जैसे आपने कहा कि मैं शादी में जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो टू इन द मैरिज बट आई डिड नॉट गो टू इन द मैरिज। एक तो ये कहा आपने। एक आपने कहा कि जाने वाला था लेकिन नहीं जा सका, किसी कारणवश से मैं उसमें नहीं जा सका, तो आप कहोगे कुड नॉट। क्या कहोगे? कुड नॉट कहोगे कि
I was about to go to in the marriage. I was about to go to in the marriage, but due to some reason I could not go to in the marriage. मैं कुछ रीजन से नहीं जा सका. कुड नॉट का मतलब हो गया नहीं जा सका, नहीं जा सका, कोई काम नहीं कर सके. और डिड नॉट का हो गया कोई काम नहीं किया था. क्या हो गया? कोई काम नहीं किया था. नेक्स्ट अपन बात करें स्ट्रक्चर की बात करें तो वी फर्स्ट और वी सेकंड की बात करते हैं. ये काम कब आएंगे आपके? ये काम आती हैं आपके जो प्रेजेंट या प्रेजेंट के जितने भी पैराग्राफ होते हैं उसमें काम आएगी, और पास्ट के जो पैराग्राफ हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आएगी. चलो अपन अब देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म में अंतर क्या होता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आती हैं. देखो ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में देखो यही रहता है हमारा कि ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं उसको मार्क्स का स्कोर कैसे करवाया जाए. मेन चीज़ ये रहती है जब भी पढ़ाते हैं उसमें स्कोर है कैसे करवाया जाए. कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको लिखना नहीं आता है, तो स्कोर का मतलब हो गया कि आपको यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड में जो बताना चाह रहा था मैं, अब इनका नॉलेज नहीं होगा ना तो आप उसको सेंटेंस या स्ट्रक्चर में नहीं लिख पाओगे. यदि नॉलेज नहीं होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये वर्ब क्या होती है, पहले तो ये देखना है कि वर्ब क्या होती है. कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि सर वर्ब क्या होती है. तो ये ध्यान रखना बेटा कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड होते हैं. क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं. क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं. एक्शन वर्ड कौन से होते हैं? जितने भी अपन एक्शन करते हैं, खाना पीना रोना धोना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग, खाना पीना रोना धोना सोना बजाना गाना, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या होती हैं? एक्शन वर्ड होते हैं. और एक्शन वर्ड में अपन ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनकी बात कर रहे हैं अपन, वी फर्स्ट वी सेकंड, ये एक्शन वर्ड की बात करेंगे. जैसे मैंने लिखा प्ले लिखा, एक लिखा मैंने प्लेड लिखा, एक मैंने अभी जो बात कही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ये बात इसलिए कही कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब काम में आएगी? जब अपन कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं प्रेजेंट में, यदि पैराग्राफ लिख रहे हैं कोई बात अपन प्रेजेंट में कह रहे हैं वर्तमान में कह रहे हैं, उसमें अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी. यदि आप वही चीज़ है पास्ट में कहना चाह रहे हो या पैराग्राफ है वो पास्ट में लिखना चाह रहे हो तो आपकी काम आ जाएगी कौन सी? जो वर्ब की सेकंड फॉर्म. कैसे? जैसे मैंने कहा कि सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट. मैंने कहा कि मैं जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग. आपने कहा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ काम आएगी? काम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आपने कहा कि मैं कल 5 बजे उठा था, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी. आप लिखोगे आई गॉट अप अर्ली दैट ए मॉर्निंग. आप कहोगे आई गॉट अप, यहाँ क्या कहोगे? आई गॉट अप. यहाँ क्या कहोगे? आई गेट अप. तो प्रेजेंट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लोगे और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो आप कब काम में लोगे? पास्ट में काम में लोगे. अब और इसमें कभी कभी आप देखते हो कि सर कभी कभी तो इसमें एस भी मिल जाता है, एस भी मिल जाता है, ये क्या फंडा है सर? तो इसका फंडा ये है बेटा कि जब आपका ये स्ट्रक्चर रहती है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस ऑब्जेक्ट, ये जब आप कोई भी करवाते हैं तो ये स्ट्रक्चर करवाते हैं, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि एस या ई एस का ये रहता है कि सब्जेक्ट, ये जैसे आपके प्रोनाउंस होते हैं आई वी यू, आई वी यू, ही और सी, इट, दे, एनी नेम, तो आपका ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन का, सिंगुलर इधर देखो, सिंगुलर और प्लूरल नाउन जैसे आपका आई वी यू, ही, सी, इट, दे और एनी नेम, जैसे ये आया आपको अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बात करनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बात करेंगे तो इनको क्या है कि इनको अपन सिंगुलर कहते हैं. क्या कहते हैं? इनको अपने सिंगुलर कहते हैं. क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं. इनको अपन सिंगुलर कहते हैं. इसलिए क्या है कि आपका सिंगुलर
सॉरी फॉर दैट, इनको सिंगुलर कहते हैं। ही सी इनको क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं, इसलिए इसमें एस या ई एस से आता है। ये अपना क्या होता है, प्लूरल होता है, इनको क्या मानते हैं, प्लूरल, इसलिए इसमें एस या ई एस नहीं आता। जैसे सेंटेंस बनाया आपने, आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, ये सिंगुलर होती है। ही प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, और इन्हें नेम में किसी का आया, राम प्ले फुटबॉल, ऐसा आया। तो इस प्रकार की अपनी ये स्ट्रक्चर रहती हैं। अब अपन बात कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे थे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की अपन ने बात कर रहे थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको कभी कभी डू और डज ये भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू और डज ये भी देखने को कभी कभी मिलते हैं अपन को। उसका क्या रहता है, देखो ये इसमें रहता है आपके जो सिंगुलर या जो प्लूरल है, आपका आई वी यू, इनको अभी अभी बताया था, प्लूरल बताया था, तो प्लूरल के साथ डू नॉट आ जाता है। और आपका ही सी एनी नेम रहता है, इनके साथ क्या रहता है, डज आ जाता है। क्या रहता है, डज आ जाता है। अब अपन इनके इस साइड से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें कोई सेकंड फॉर्म का इनका कोई रहता नहीं है, क्योंकि इसमें डिड नॉट आता है। क्या आता है, इसमें डिड नॉट आता है, इसलिए आई वी यू ही सी जो भी आता है उसके साथ डिड नॉट आ जाता है, इसमें कोई इश्यू नहीं रहता है। अब अपन इनमें नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। ये ओनली मैंने आज आपको बताई है कि स्ट्रक्चर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपन ने कोई भी जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर के माध्यम से जैसे अपन का कोई क्वेश्चन आया, अपन को उसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, अपन को लिखना है। यदि अपन को स्ट्रक्चर का नॉलेज है, क्या है, अपन को स्ट्रक्चर का नॉलेज है, तो उसमें क्या है कि अपन कुछ न कुछ बना के अपने हिसाब से स्ट्रक्चर के माध्यम से बना के लिख देंगे, और लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तभी आपने देखा होगा सर आपको क्या बोलते हैं, जो स्कूल में होते हैं ना, सर बोलते हैं ना कि बेटा कुछ न कुछ लिखिए आना, ताकि कोई न कोई नंबर मिल जाए, कोई नंबर दे दे आप। इसीलिए कहते हैं कि आप यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से यदि लिखोगे सेंटेंस में, जो आंसर में लिखोगे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और स्ट्रक्चर के माध्यम से आप क्या उसमें लिखोगे, तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। तो यही चीज़ है कि आपको लिखना आना चाहिए। आज कोई टॉपिक नहीं करवाया, आपको ओनली ये चीज़ बताई मैंने कि आपको यदि इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको इनके ऊपर वर्क, ये काम कब कब काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, देखो क्या काम आएंगी, कब काम आएंगी, कैसे काम आएंगी। इसमें काम ऐसे आती है ये, जैसे आप इसमें पैराग्राफ लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, जैसे आप शॉर्ट राइटिंग लिख रहे हो, जैसे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, जैसे आरबीएससी में बड़ा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो। कौन से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, उसमें ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं अपनी सारी की सारी काम में आती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है आपको, कि जैसे कि लगभग आरबीएससी में मुझे काम करते हुए, आरबीएससी जो 10th बोर्ड है उसमें काम करते हुए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 8 या 9 साल हो गए मेरे को। और जब हम पेपर देखते हैं तो उसमें पेपर आता है नॉर्मल, जनरल पेपर आता है सिंपल, लेकिन अपन वी आर हैविंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम फॉर राइटिंग, लिखने में प्रॉब्लम होती है, अपने लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर अपन क्या है कि स्ट्रक्चर, वॉकअप, ये चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर लिख नहीं पाते हैं, तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। अभी जस्ट जो जितने भी एग्ज़ाम हुए, अभी जो 10th वाला एग्ज़ाम हुआ था, पिछले साल के एग्ज़ाम होते, उसमें जो हमारे पास स्टूडेंट हैं उनको जो करवा रहे हैं हम, ये सेल्फ राइटिंग के माध्यम से करवा रहे हैं। इसमें होता क्या है, अपने 10th का सिलेबस में क्या है, आरबीएससी में जो भी आरबीएससी है, सीबीएसई में क्या है, इसमें इतना ही तो है, आपकी ग्रामर के पार्ट है, लगभग 5-6 टॉपिक तो ग्रामर के हैं आपकी। उसके बाद में 2 बुक हैं आपकी, पोएम वाली हैं और उसमें जो स्टोरी वाली है, इतना ही तो मैटर है। और इसमें जो आपकी शॉर्ट राइटिंग, पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, ये चीज़ें आप सेल्फ राइटिंग कर लेते हो, वो इनमें भी काम आती है। सेल्फ राइटिंग क्या है, इनके अंदर भी काम में आती है।
तो आज की क्लास में अपन यही सेल्फ राइटिंग के बारे में ही बताया आपको मैंने, और वैसे कोई टॉपिक मैंने स्टार्ट नहीं किया। क्या नहीं किया? कोई टॉपिक मैंने स्टार्ट नहीं किया। अब थोड़ा सा यदि मैं आपको बताना चाहूँ कैसे सेल्फ राइटिंग है, तो मैंने बता दिया आपको सेल्फ राइटिंग आपको करने है, आपको खुद को लिखना है इसमें, और इसमें आपको खुद लिखोगे वो कब ठीक होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एरर वगैरह बहुत ही कम होंगे। और दूसरी बात इसमें ये रहती है कि जो ग्रामर वाला पार्ट है आपका, जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये चीज़ें भी सारी चीज़ें करवाई जाएगी आपको। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। जैसे आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ ज़्यादा किस प्रकार है। जैसे नरेशन की बात करें अपन, ज़्यादा इस क्लास को लंबी न लेते हुए मैं थोड़ा सा नरेशन के बारे में बता देता हूँ आपको। सेल्फ राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे, नरेशन की जो टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास तक अपन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इस क्लास में आपको ये बता रहा हूँ कि नरेशन में आपको नरेशन ये होती क्या चीज़ है। ठीक है, नरेशन मिलेगा कहीं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेगा, नाम क्या मिलेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नाम मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नाम मिलेगा आपको। और इसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच ये भी वर्ड मिलेगा आपको। तो इनका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट अपन दो आपस में बातें कर रहे हैं तो ये चीज़ अपन वर्ड से समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब होगा है कि अपनी बात है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कही जाती है, वो इनडायरेक्ट में चली जाती है, वो चेंज हो जाती है, तो वो इनडायरेक्ट में आती है। ये होती क्या चीज़ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। एक सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में अपन इसको चेंजेस में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जैसे मैंने सेंटेंस कहा आपको, ही सैड टू मी, कोमा आई एम टीचिंग इंग्लिश। एक वर्ड कहा मैंने, एक सेंटेंस, ये सेंटेंस हुआ अपना। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं। क्या चीज़ें दिख रही हैं इसमें? देखो एक चीज़ तो क्या दिख रही है, दिख रही है, ये दिख रही है आपको, और यहाँ ये दिख रही है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, कोमा होती है, इसको क्या बोलते हैं, कोमा। ये क्या होती है, इन्वर्टेड कोमा होती है, और ये भी क्या होती है, इन्वर्टेड कोमा होती है। अब आपको सिंपली बेसिकली कोई पूछ लिया आपको कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, तो आपको डेफिनेटली जवाब नॉर्मल वे में जवाब ये देना आपको। यहाँ ये दिख रही है, सैड दिख रहा है आपको, तो से जो फर्स्ट फॉर्म होती है क्या होती है, से फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड होती है। तो ये वर्ब होती है, तो इसको बोल देंगे वर्ब बोल देंगे। यहाँ ये जो स्पीच होती है क्या होती है, स्पीच होती है, तो इसको बोल देंगे अपन स्पीच बोल देंगे। कोई बात है इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है तो इसको स्पीच बोल देंगे। और वर्ड कहो आप तो इसको रिपोर्टेड वर्ब बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोल देंगे इसके अंदर। और इसमें ये तो चीज़ तो होगी, बेसिक हो गया अपना कि यहाँ इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे मैं सीधा का सीधा सेंटेंस ये लिखूँ, एक सेंटेंस लिखूँ, इसको चेंज करते हुए लिखूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने लिखा, ही टोल्ड मी दैट, और ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब इसमें अपन को देखना क्या है, ये चीज़ देखनी है अपन को देखनी क्या चीज़ है, इसमें ये चीज़ देखनी है कि कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, ये चीज़ अपन को देखनी है। क्या देखना है, कहाँ कहाँ अपना चेंज हो रहा है। चेंज देखो, एक यहाँ हो रहा है आपका, सेड का टोल्ड हुआ, एक इसको बोला VRC चेंज बोला। क्या बोला, वर्ब रिलेटेड चेंज बोला। VRC चेंज का मतलब हो गया वर्ब रिलेटेड चेंज हो गया। उसके बाद में यहाँ चेंज हो रहा है आपका, हो रहा है चेंज आपका, इसको बोलते हैं दैट का मतलब हो गया कंजक्शन, तो इसको बोल दिया शॉर्ट में अपन बोल दिया CRC चेंज, कंजक्शन रिलेटेड चेंज। यहाँ देखा आपने, पहले यहाँ क्या था, आई था, और आई को अपन ने चेंज किया तो यहाँ ये प्रोनाउन होता है, तो इसको बोल दिया PRC चेंज, प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। उसके बाद दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको एम दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको वॉज दिख रहा है, तो एम का वॉज किया, जो आपका हो गया TRC चेंज बोल दो इसको, कि टेंस रिलेटेड चेंज बोल दो, या आपको HRC बोल दो कि हेल्पिंग और रिलेटेड चेंज बोल सकते हो। चार, यदि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका नाउन आ रहा है, यहाँ आपने किया देन किया इसको, तो ये बोल दिया, ये भी आपका टाइम रिलेटेड चेंज हो गया, TRC चेंज हो गया। तो आपको डायरेक्टली कोई पूछे
कि आपके भाई जो रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन है, उसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंज कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्टली आप बताना 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। कौन कौन से? एक तो होता है आपका वीआरसी चेंज होता है, क्या होता है आपका, एक तो होता है आपका वीआरसी चेंज होता है आपका, ये वीआरसी चेंज हो गया। दूसरा आपका सीआरसी चेंज, वीआरसी मतलब वर्ब रिलेटेड चेंज, सीआरसी मतलब कंजक्शन रिलेटेड चेंज, पीआरसी मतलब प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, और टीआरसी का मतलब हो गया टेंस रिलेटेड चेंज, और टीआरसी वंस अगेन हो गया टाइम रिलेटेड चेंज। ये चीज समझ में आई आपके? इफ एनी डाउट आप यू कैन आस्क मी बाय द कमेंट, कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। अपने कोई डाउट हो इसके अंदर कि जो स्पीड है वो थोड़ी स्पीड हाई है या लो है, या तेज़ पढ़ा रहे हो या धीरे पढ़ा रहे हो, या इंग्लिश ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या हिंदी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। जब कमेंट चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन से किन बच्चों के कौन सा इश्यू आ रहा है, और इसको आगे कंटिन्यू है। ये आपको नॉर्मल आज की क्लास है। वैसे देखिए देर आर नो एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक नहीं लिया आज आपको एकदम से बेसिक चीज़ें बताई हैं कि बेसिक चीज़ें सेल्फ राइटिंग क्या होती हैं, आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो उसमें आपको कौन सी चीज़ें, स्ट्रक्चर क्या होती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बताई हैं। तो टॉपिक अपन ने कोई स्टार्ट नहीं किया। ये चीज़ क्यों बताइए, ये चीज़ नॉर्मली बताई है कि भाई आपका ये चीज़ 10th क्लास में है तो आप नॉर्मली इसको देख सकते हो कि हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। तो इसको डिटेल से अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब भी अपनी क्लास होगी नेक्स्ट डे होगी उसमें अपनी डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सेल्फ राइटिंग पर आपका काम किया जाएगा। सेल्फ राइटिंग में जितने भी स्ट्रक्चर हैं और वो एक दिन पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लगभग 50 या 60 स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि सारा का सारा सिलेबस है आपकी आरबीएससी के जितने भी टॉपिक हैं, आरबीएससी के जितने टॉपिक हैं, सीबीएसई के जितने भी टॉपिक हैं, और जो बुक्स हैं वो दोनों सेम है। पोएम और आपके चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं वो सेम है। तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। धीरे धीरे आप वहाँ से आप देख सकते हो। अब जैसे ऑफलाइन क्लास में आप जा रहे हो, पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ यदि 1000 1500 आप देके पढ़ते हो, और यहाँ यदि आपको अपलोड यदि 200 300 400 जो भी प्राइस में आपको मिलता है, तो आप यहाँ से आप परचेज करने के बाद में उसको आप डेली देख सकते हो। बार बार उसको क्या है कि आप देख सकते हो, और देखोगे तो बार बार यूज हो जाएगा। और इसका ये कल की क्लास है, उसमें इसके जो टॉपिक रहेगा अपन नरेशन रहेगा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा, और उसके जितने भी चेंजेज हैं कल की क्लास में कोशिश करेंगे अपन ने कि जितने भी चेंजेस हैं वो पूरे करेंगे। और उसके बाद में इनके जो सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जितने भी 5 टाइप होते हैं इनके, ये पूरे के पूरे कल की क्लास में अपन, थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्लास, लेकिन कल की क्लास में पूरा ये रिपोर्टेड स्पीच है पूरा करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश है अपनी लगभग 4 या 5 क्लास में ग्रामर है वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अपन आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट डे अपन रिपोर्टेड स्पीच है उसके बारे में बात करेंगे। और किसी प्रकार का कोई कमेंट हो और कुछ हो तो आप इसमें डायरेक्टली कमेंट के माध्यम से कर सकते हो। और इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी किसी प्रकार की, तो आप हमें बता सकते हो बाय द कमेंट सेक्शन में। अपना कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो वहाँ लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।